Once again, welcome in the Electrical Circuit Networks YouTube lecture series. In the today's lecture, we continue with the next. Last section में क्या दिखा था हमने? Basics of VRI, that is input output. इसके बीच में मीडियम आता है. Then there is a dam, pipeline and tap water. ये हमने एग्जांपल लिया था. वोल्टेज, रजिस्टर एंड करंट, ये भी हमने एग्जांपल लिया था. तो इससे हमने क्या सीखा था कि कोई भी सिस्टम में इनपुट एंड आउटपुट इतना ही नहीं चाहिए, वहां पे मीडियम भी कनेक्टेड होना चाहिए. एंड साथ में हमने वोल्टेज, करंट एंड रजिस्टर इसमें देखा था कि वोल्टेज क्या होता है. वोल्टेज होता है दैट इज द इनपुट. करंट क्या होता है दैट इज द आउटपुट. एंड मीडियम क्या होने वाला है दैट इज द रजिस्टर. देन उन्होंने बेसिक्स यूनिट स्टडी किए थे. ऑफ विच वन? ऑफ वोल्टेज, रजिस्टर एंड करंट. वोल्टेज का वोल्ट, रजिस्टर का ओम एंड करंट का एम्पियर. इन टुडेस लेक्चर लोग स्टडी करने वाले इज ओम्स लॉ. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, सिलेबस में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं हुआ फिर भी इनडायरेक्टली ये आता ही है. जिसको ओम्स लॉ नहीं आएगा, मेक श्योर सर्किट थ्योरी हमें आने वाला. तो स्टडी करते हैं ओम्स लॉ. एकदम सिंपल है लेकिन क्रिएटिंग कंफ्यूजन है कि ओम्स लॉ होता है क्या. अभी हमने देखा है कि कोई भी सिस्टम में आउटपुट एंड इनपुट ये तो होता ही है, कनेक्टेड विद द मीडियम. लेकिन कौन किसके ऊपर डिपेंड है? ओपी मतलब ये पबजी वाला ओपी नहीं है. ओपी होता है आउटपुट. शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं ओपी. जो आईपी लिखा है दिस इज नोन एज द इनपुट. कौन किसके ऊपर डिपेंड है? आउटपुट इनपुट के ऊपर डिपेंड है कि इनपुट आउटपुट के ऊपर डिपेंड है? साधा एग्जांपल है कि अगर मैंने बोला कि तेरे पास पैसा ज्यादा होगा तो अच्छे क्वालिटी का मोबाइल मिलेगा, तो पैसा इट्स इनपुट एंड अच्छे क्वालिटी का मोबाइल दैट इंडिकेट आउटपुट. पैसा ज्यादा अच्छे क्वालिटी का मोबाइल मिलेगा, पैसा कम हुआ तो लो क्वालिटी का मोबाइल मिलेगा. इसका मतलब आउटपुट मोबाइल ये किसके ऊपर डिपेंड है? पैसे के ऊपर डिपेंड है. तो वी कैन से आउटपुट इज डिपेंड्स अपॉन, ये क्या होगा, डिपेंड्स अपॉन इनपुट. आउटपुट ये डिपेंड होगा इनपुट के ऊपर, इतना याद रखना. आउटपुट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इनपुट. अगर ये स्टेटमेंट सही है तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना. इलेक्ट्रिसिटी में आउटपुट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में आउटपुट होता है दैट इज दी करंट, नॉट अ वोल्टेज. तो आउटपुट क्या आने वाला है यहाँ पे? दैट इज दी करंट. एंड इनपुट कौन आने वाला है? दैट इज दी वोल्टेज. तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं ना कि करंट डिपेंड्स है किसके ऊपर? वोल्टेज के ऊपर. तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट मिलेगा, जितना कम वोल्टेज होगा उतना कम करंट मिलेगा. तो जैसे पैसा ज्यादा मोबाइल अच्छा, पैसा कम मोबाइल लो क्वालिटी का, वैसे वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा, एंड वोल्टेज कम तो करंट भी कम मिलेगा. तो इनडायरेक्टली वी कैन से करंट इट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज. समझा मैंने क्या बोला? अरे सिंपल है, करंट हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होता है? वोल्टेज के ऊपर. अब ये इतना सादा सिंपल बात ओम्स ने बोला, उसके नाम के ऊपर लॉ बना. उसका यूनिट आया रजिस्टर का. रजिस्टर का यूनिट उसके नाम से किया जाता है. रजिस्टर का यूनिट आता है ओम. तो सोचो इतने सादे चीज के लिए उसको क्रेडिट मिला है. लेकिन दैट टाइम ये चीज सादा नहीं था. अभी हमें लगता है कि भाई इतना छोटा सेंटेंस को उसको क्रेडिट मिला है, लेकिन दैट टाइम ये सोचना इट्स टू मच डिफिकल्ट. क्या बोला उस लॉ ने? ओम्स ने बोला कि करंट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज. करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अभी तो आपने बोला डिपेंड्स अपॉन. अरे इंग्लिश में डिपेंड्स अपॉन ऐसा बोलते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला तो डिपेंड्स अपॉन को बोलते हैं प्रोपोर्शनल. तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डिपेंड्स अपॉन. इतना याद रखना. कैसा डिपेंड्स अपॉन? डायरेक्टली. डायरेक्टली मतलब वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम हुआ तो करंट भी कम होगा. इसको बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. तो करंट जो डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज था, उसको अगर मैंने साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा तो क्या लिखेंगे? करंट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. क्या बोला, समझा? तो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. अरे ये क्या आया? हमने पहले इंग्लिश में स्टडी किया कि करंट इज अ डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज. उसके बाद साइंस में स्टडी किया कि करंट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. अभी नोटेशन में लिखते करंट का मतलब है आई, वोल्टेज का मतलब है वी. और ये क्या है? बहुत लोग बोलेंगे ये अल्फा है अल्फा. अरे नहीं, अल्फा नहीं है. अल्फा जैसे दिखता है लेकिन ये प्रोपोर्शनल का साइन है. दिखता है अल्फा जैसे लेकिन साइन किसका है? प्रोपोर्शनल. तो पहला इंग्लिश में बोला
करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, उसके बाद साइंस में बोला करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। उल्टा बोला क्या? अरे नहीं, करंट इज डिपेंड अपॉन वोल्टेज, ये इंग्लिश में बोला। करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये साइंस में बोला। एंड आई इज प्रोपोर्शनल टू बी, ये नोटेशन में बोला। तो ये भी पता चल गया। जाते आगे, तो प्रोपोर्शनल का मतलब हमने क्या देखा था? प्रोपोर्शनल का मतलब है दैट इज डिपेंड अपॉन। प्रोपोर्शनल का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? डिपेंड्स अपॉन। तो हमने इंग्लिश, साइंस एंड नोटेशन तीनों में स्टडी किया। जाते आगे, तो करंट इज डिपेंड अपॉन वोल्टेज, यहाँ पे मैं साइटली लिखता हूँ, ये होगा इंग्लिश मीनिंग, ये इंग्लिश मीनिंग होगा। ये होगा साइंटिफिक मीनिंग, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो ये साइंटिफिक मीनिंग है। एंड ये आएगा नोटेशनल मीनिंग, नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा तो ये नोटेशन है। ठीक है, ये भी पता चल गया। इसके बाद, बिकॉज द आउटपुट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन इनपुट, करंट इज डिपेंड अपॉन वोल्टेज। कहाँ से पता चला? कि मुझे पता है कि आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड होता है? इनपुट। तो सीधा ये सादा सेंटेंस के लिए ओम्स लॉ बना। तो व्हाट इज द जर्नी ऑफ ओम्स लॉ? कि करंट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट हमेशा वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है। एंड प्रोपोर्शनल का साइन कैसे लिखा हमने? बाय यूजिंग दिस, अल्फा जैसे दिखता है लेकिन अल्फा नहीं। लेकिन इससे इतना ही पता चलता है, वोल्टेज एंड करंट के ये फॉर्मूला से इतना ही पता चलेगा कि वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, एंड वोल्टेज कम हुआ तो करंट कम होगा। बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, इतना ही पता चलेगा। कितने से बढ़ेगा एंड कितने से कम होगा ये पता नहीं चलेगा। कि वोल्टेज कितने से बढ़ने के बाद करंट कितने से बढ़ेगा। अगर वोल्टेज 40 से बढ़ा तो करंट कितने से बढ़ेगा वो नहीं पता है। ऐसा नेसेसरी नहीं कि वोल्टेज 40 से बढ़ा तो करंट भी 40 से बढ़ेगा, नो, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ इतना पता चलेगा कि वोल्टेज पहले 20 था, बाद में हो गया 50, बढ़ गया। तो करंट में भी 2 था, अभी हो गया 5, तो ये भी बढ़ने वाला है। कितने से बढ़ेगा एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। तो एग्जैक्ट कौन बताने वाला है? एग्जैक्ट बताने वाला है इक्वल। आपको पूछा था ना कि एग्जाम के पहले कितना पढ़ा हुआ, मेरा सब पढ़ के हुआ है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो एग्जैक्ट पता चले कितना परसेंटेज मिला है। तो एग्जैक्ट कहाँ से पता चलने वाला है? ये एग्जैक्ट पता चलने वाला है इक्वल टू साइन से। तो आई, आई एज इट इज, वी, वी एज इट इज। लेकिन अल्फा, ये प्रोपोर्शनल साइन कन्वर्ट हुआ इक्वल टू में। तो जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन इक्वल टू में कन्वर्ट होगा, जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन इक्वल टू में कन्वर्ट होगा, एक तीसरा पार्टनर पिक्चर में आने वाला है। तीसरा पार्टनर पता है कौन? दैट इज रेजिस्टर, और वी कैन से रेजिस्टेंस। तो पिक्चर में तीसरा पार्टनर आने वाला है, दैट इज रेजिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो जब भी प्रोपोर्शनल साइन इक्वल टू में कन्वर्ट होगा तो कांस्टेंट पिक्चर में आएगा। जब भी प्रोपोर्शनल साइन इक्वल टू में कन्वर्ट होगा, याद रखना है साइंस में कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट मतलब जो चीज कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या? अरे पाई, पाई इज इक्वल टू 3.142, दैट इज 22/7। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है, कल जाके यूएस में गया, कनाडा में गया, किसी भी देश में गया, मून पे गया, मून के ऊपर मैंने लिखा पार्टी पेंसिल लेके, मून के बॉल के ऊपर, मून के लैंड के ऊपर कुछ भी लेके मैंने ड्रॉ किया पाई, तो ये वैल्यू चेंज होगा? अरे नहीं होगा। तो दुनिया में, यूनिवर्स में कहीं पे जा पाई चेंज नहीं होगा, ये पाई हमेशा कांस्टेंट है 3.12। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो जब भी प्रोपोर्शनल साइन इक्वल टू में कन्वर्ट होगा तो आप लोग बोलो चैट बॉक्स में, क्या पार्टनर आने वाला है, कौन सा थर्ड पार्टनर आने वाला है? दैट इज अ कांस्टेंट। एंड ये पिक्चर में कांस्टेंट कौन आने वाला है? दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टर। तो यहाँ पे आने वाला है रेजिस्टर। ये रेजिस्टर नीचे क्यों चला गया? क्योंकि वो हर एक लॉ डिफाइन करता है। कांस्टेंट तो आने वाला है, मेहमान तो आने वाला है, मेहमान का स्वागत कैसे करना है वो आपके ऊपर। उसको पानी पिला के, चाय पिला के, कि झगड़ा करके उसका स्वागत करना, ये आपके ऊपर। तो यहाँ पे जो रेजिस्टर और वी कैन से रेजिस्टेंस पिक्चर में आया एज कांस्टेंट, वो यहाँ पे डिवाइड होगा। कुछ लॉज में मल्टीप्लाई होता है, कुछ लॉज में प्लस होता है, कुछ लॉज में माइनस होता है। यहाँ पे आने वाला है दैट इज बाई डिवाइड। तो क्या बना फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अपने को पता है ना, आर यहाँ पे डिवाइड है, आई के पास गया तो आई के साथ शादी होगा। क्या बनेगा? आई इंटू आर इज इक्वल टू वी। अरे ये तो देखा है। तो ओम्स लॉ कभी भी पूछा तो हम लोग क्या बोलते हैं? वी इज इक्वल टू आई आर। लेकिन वो वी इज इक्वल टू आई आर सबसे लास्ट में आता है बाबा। तब तक क्या आएगा? आर ये कांस्टेंट है, मुझे भी पता है, लेकिन अगर किसी ने पूछा कि वी इज इक्वल टू आई आर ये क्या है, ओम्स लॉ है, तो उसको पूरा हिस्ट्री बता। कि करंट डिपेंड होता है वोल्टेज के ऊपर, ये इंग्लिश में बोला। करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ये साइंस में बोला।
आई प्रोपोर्शनल टू वी, ये मैंने नोटेशन में बोला, एंड देन प्रोपोर्शनल का इक्वल टू कन्वर्ट किया ना, तो रजिस्टर कांस्टेंट आता है and वो डिवाइड होगा, सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर आएगा, एंड देन आई आर इज इक्वल टू वी आएगा, उसको घुमाया तो वी इज इक्वल टू आई आर। तो सामने वाला पर्सन चुप बैठेगा कि भाई इसको बहुत ज्यादा पता है, इससे पंगा नहीं लेते। मेक श्योर इतना आना चाहिए, इतना। ओम्स लॉ बोला तो वी इज इक्वल टू आई आर, हाँ, ये सबसे लास्ट में आएगा। अपने को गाड़ी यहाँ से स्टार्ट, ये सब कुछ बताना है उसको। अभी एग्जाम में ओम्स लॉ डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि जितना हम लोग सम सॉल्व करेंगे ना, लिख के ले ओम्स लॉ यूज होगा। इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस देगा ओम्स लॉ के ऊपर। मरते दम तक ओम्स लॉ याद होना चाहिए। किसी का नाम याद नहीं आया तो भी चलेगा, ओम्स लॉ का नाम हमेशा याद आना चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर। ये कहाँ से आया ये भी पता होना चाहिए। तो ओम्स लॉ तो स्टडी किया। ओम्स ने सादा सेंटेंस बोला, करंट हमेशा वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होता है। क्यों? करंट आउटपुट है, वोल्टेज इनपुट है। तो अगर ये मैंने ये लॉ यूज किया तो जाते आगे कुछ और स्टडी करते। तब तक इसको मैं परमानेंट से लिखता हूँ यहाँ पे। तो परमानेंट मार्कर से यहाँ पे हम लोग लिखते क्या लिखते कि आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर। आगे सॉल्व किया तो आई एंड आर का शादी होगा, इट विल बिकम वी। तो शादी मतलब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। 2 मिनट रुको, इसको देखते हैं। यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, इसको पूरा लिख। यहाँ पे क्या आना चाहिए, दैट इज आई आर इज इक्वल टू वी। तो दिमाग में छाप दो, दैट इज आई आर एंड वी, इसे आएगा। देन उल्टा किया तो वी इज इक्वल टू आई आर, जो मैंने नीचे लिखा। जाते आगे। सम बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। अभी सम सॉल्व करते ओम लॉ के बेस के ऊपर। पहला सम सॉल्व करते, इफ द 50 voltage source applied across a metal body of 10 ohm, then find the current of flowing through the material body। सिंपल क्वेश्चन दिया, स्टार्ट करते। तो वो क्या दिया कि मुझे दिया है कि 50 वोल्ट का सप्लाई, 50 वोल्ट का सप्लाई ऐसे मुझे दिया है। यहाँ पे लिखते गिवन। हमेशा कोई भी क्वेश्चन लिखते पहले उसका गिवन 2 पॉइंट फॉर्मूला सॉल्यूशन, ये पैटर्न में जाना। पैटर्न भूलो मत, हम लोग थ्योरी एग्जाम देने वाले। तो द 50 वोल्टेज सोर्स ऐसे दिया है, तो वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट का। चलिए भी आगे। उसके बाद उस मेटल बॉडी का 10 ओम ये क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। तो आर कितना आएगा, 10 ओम। दो ही वैल्यू दिया मुझे। इसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है दैट इज करंट। तो वी एन आर दिया है, आई निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो यहाँ पे लिखते फॉर्मूला दैट इज वी इज इक्वल टू आई आर। चलो ये भी हो गया, ये तो सिंपल था, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जाते आगे। अब यहाँ तक तो ठीक है भाई, लेकिन v इज इक्वल टू आई आर में v नहीं फाइंड आउट करने, आई फाइंड आउट करने। तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज करते, r को अगेन v के पास शिफ्ट करते। जो r मल्टीप्लाई था वो अभी डिवाइड होगा। v कितना दिया, 50, r कितना दिया, 10। तो 50 डिवाइड बाई 10 किया तो आंसर आता है दैट इज 5 ओम। कितना आंसर आएगा, 5 ओम। खत्म हो गया, इतना सिंपल तो था। आंसर क्या आया, इट इज 5 ओम। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, and we get the answer as a 5 ohm, सॉरी 5 एम्पियर। करंट का यूनिट आता है एम्पियर, वो गलती से हो गया। मेक श्योर मिस्टेक्स होता है, हर एक से मिस्टेक होता है, वो मिस्टेक रेक्टिफाई करना। यहाँ पे मिस्टेक हुआ, वो आइडेंटिफाई करना, एंड इसको अगेन रिजॉल्व करना कि नहीं ये मिस्टेक हुआ। आई का यूनिट क्या आएगा, 5 एम्पियर, ये इसका वैल्यू। इतना सिंपल तो था। तो बेस ऑन दिस वन आपको मैं 2 होमवर्क देने वाला हूँ, दोनों के दोनों होमवर्क आपको सॉल्व करना है। देखते कौन से 2 होमवर्क है। क्या दिया क्वेश्चन, इफ द 40 वोल्ट voltage source applied across a 20 ampere current, find the resistance of material body। 40 वोल्ट का वोल्टेज दिया है, 20 एम्पियर का करंट दिया है, अपने को रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब V दिया है, I दिया है, R चाहिए। सेम फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, उसको मॉडिफाई कर आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया, 30 एम्पियर का करंट है, 5 ओम का रेजिस्टेंस से वोल्टेज कितना आएगा। मतलब I दिया है, R दिया है, V निकाल। सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो आपको दिमाग लगाना है, चैट बॉक्स में बोलना है सेकेंड का आंसर क्या आएगा एंड थर्ड का आंसर क्या आएगा। मेक श्योर ये आपको आना चाहिए। ओके, तो दिस इज अबाउट द ओम्स लॉ। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अगेन मिलेंगे एंड इसको अगेन एंड अगेन नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम सीखने वाले बेसिक्स ऑफ रजिस्टर एंड बाकी सारे पॉइंट यहाँ पे मिलते रहेंगे। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी सारे आपके दोस्त के साथ, जूनियर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा पीपल तक चैनल ये वीडियो मिलते जाएगा, रीच होते जाएगा। तो हमने सिंपल कंसेप्ट में आज स्टडी किया था ओम्स लॉ विद द एग्जाम। मेक श्योर सबको ये आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। करेंगे। थैंक यू सो मच।